तो पिछली क्लास में जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, आपने इसको देखा था, उसका आंसर पता लगाया था। अब हम लोग वही सेम क्वेश्चन है, बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू अप्लाई द फोर्स टू द अपर ब्लॉक। कल वाली क्लास में हमने एक कैपिटल एम मास दिया और इसके ऊपर हमने एक स्मॉल एम मास दिया और मैंने इसको यहाँ से पुल किया था। ठीक है बेटा, देखो ग्राउंड हमारा स्मूथ है, अभी भी ग्राउंड की रफनेस में इंक्लूड करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन से या नेक्स्ट क्वेश्चन से, और ये इसका म्यू 0 नहीं। ठीक, और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया था वो फोर्स आपने लोअर ब्लॉक में अप्लाई किया था। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम फोर्स ऑन द अपर ब्लॉक। अपर ब्लॉक में मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया है बेटा, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि what is the maximum possible value of f so that, वही सेम क्वेश्चन है बेटा जो हमने पिछली क्लास में किया था, फाइंड आउट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, maximum possible value of f so that both block moves together। तो यही क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था बेटा, लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था, बट उसमें क्या था कि हमने फोर्स को लोअर ब्लॉक पे अप्लाई किया था। अब मैंने फोर्स को अपर ब्लॉक पे अप्लाई किया है और सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स सो दैट द बोथ ब्लॉक मूव्स टुगेदर। चलो बेटा, कल वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ आया था तो आंसर आप निकाल लोगे, जल्दी निकाल लोगे, और देखते हैं, ट्राई करिए, आप आंसर करने की कोशिश करिए। किसी का आंसर आया बेटा? देखो, यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो बोलिए, और नहीं सॉल्व करते तो टाइम मत वेस्ट करिए, बता दिए कि सर आप बताओ। कोई सॉल्व कर रहा है? F limiting m plus n by n। ओके, F लिमिटिंग के टर्म में क्यों बता रहे बेटा आंसर? ये तो आपको क्वेश्चन, आपको हमेशा आंसर उसके टर्म में गिवन देना होता है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, रिकॉल द क्वेश्चन जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जो क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में बताया था जिसमें लोअर ब्लॉक पर मैंने फोर्स लगाया था। तो जब दोनों के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन था, जो कि आपको यहाँ पर भी पता चल रहा है कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, बिकॉज इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, राइट? इफ यू आर गोइंग टू इग्नोर द फ्रिक्शन, देन इसका और इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट है, दैट्स व्हाई देयर विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन। बट इफ देयर इज स्टैटिक फ्रिक्शन, देन व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन ये है कि बेटा यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन तो है, पर दोनों को साथ में मूव करना है। तो अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो देयर विल बी द कॉमन एक्सेलरेशन, फाइंड आउट दैट एंड ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम एंड अप्लाई द कंडीशन। जैसे जो स्टेप मैंने पिछली क्लास में फॉलो किए थे पिछले क्वेश्चन में, वही सेम स्टेप फॉलो करना है और आपको आंसर देना है।
So that must be easier for you. अगर पिछला क्वेश्चन आपको समझ आया था, mg nu upon capital M n plus n, ये थोड़ा सही आंसर लग रहा है, ये थोड़ा ठीक आंसर लग रहा है। चलिए अब मैं आपको इसको बताता हूँ बेटा कैसे होगा ये mg nu upon n plus n। ठीक 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 सा लग रहा है, लेट्स सी। देखो बेटा सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि बोथ ब्लॉक आर गोइंग टू मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करने वाले हैं। सो इफ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, अगर ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं, then acceleration of the system will be given as the unbalanced force, which is F upon total mass small m plus capital M. This is the acceleration of both block if both are moving together, and मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को डाउट होना चाहिए। ठीक, नाउ अब आप यहाँ पर FPD बनाएंगे, FPD अगर आप यहाँ पर बनाएंगे then you are going to get small m, और small m पर आपने फोर्स लगाया F, then this block has tendency to move in the forward direction. That's why there will be a static friction in backward direction. इसका एक वेट लगेगा बेटा mg, और इस पर एक नॉर्मल लगेगा जैसे दैट इज m1। ठीक है, नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द कैपिटल M। अब इस कैपिटल M पर एक फ्रिक्शन आएगा बिकॉज़ फ्रिक्शन डेवलप्स इन द पेयर। तो अगर अपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो लोअर वाले ब्लॉक में फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा F। ठीक है, इसका वेट लगा बेटा यहाँ पर नीचे mg, इसका नॉर्मल लगा बेटा यहाँ पर n2, और ऊपर से एक नॉर्मल लगा n1। So this is the free body diagram, and both blocks are moving with the acceleration in the forward direction because they are moving together. तो क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आया क्या? क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम आपको समझ में आया क्या? क्लियर है? ओके, यस सर। ठीक, तो अब अगर इस डायग्राम को देखें, देखो एक तो ये है कैपिटल F वाला, ठीक, इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो आप बोलेंगे कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन बनेगी, बट वी डोंट नीड दिस एट दिस इंस्टेंट। इस वाले का अगर हम लिखें तो यू कैन डायरेक्टली गेट द फ्रिक्शन, एंड डायरेक्टली आपको फ्रिक्शन मिलेगा कैपिटल M टाइम्स ऑफ द एक्सेलरेशन, and you can put the value of acceleration capital mf upon small m plus capital M. So if you are going to apply a force F and both blocks are moving together, the friction between the two blocks will be given as mf upon m plus m. Am I right? है कि नहीं भाई? यही जो फ्रिक्शन है इसकी भी वैल्यू वही है। बट नाउ आपसे ये पूछा गया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि दोनों एक साथ मूव करें? तो यू हैव टू से दैट this friction which is going to be developed between these two blocks must be less than or equal to the limiting friction। जो फ्रिक्शन आपने कैलकुलेट किया, आपने फ्रिक्शन कैलकुलेट किया कि ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर, देन व्हाट इज द फ्रिक्शन बिटवीन देम, आपने कैलकुलेट किया, आपको मिला दिस वन कैपिटल mf अपॉन m plus m। एंड नाउ व्हाट, नाउ आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन। सो दैट्स व्हाई दिस फ्रिक्शन व्हिच इज गोइंग टू बी डेवलप्ड बिटवीन these two blocks must be static in the nature, means F must be less than or equal to the limiting friction, and if it is going so, then you will write down capital MF upon small m plus capital M must be less than or equal to the static friction coefficient will be there mu s, अगर उसको mu s ले लेते हैं बेटा, then you will say it is
म्यू एस स्मॉल एम जी। भाई फ्रिक्शन तो कहीं से भी निकालो भाई, ये जो फ्रिक्शन यहाँ पर डेवलप हुआ है क्या होगा, म्यू इनटू एन, एन कितना बेटा है स्मॉल एम जी, राइट। बोलो बात समझ में आ रही है, समझ आ रही है ना। सो नाउ यू कैन से द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी लेस देन आर। हां बेटा कुछ बोल रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, ठीक है। तो स्मॉल एम बाय कैपिटल एम इनटू म्यू एस इनटू जी। बेटा ये स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिनोमिनेटर में नहीं बल्कि न्यूमरेटर में आ रहा है। So the maximum possible value of m will be small m by m mu s g capital M plus small m. This is the maximum possible value of the applied force so that both block will move together. तो देखो दोनों में डिफरेंस है, जब आपने नीचे वाले पे अप्लाई किया था ना तब आपको म्यू एस एम प्लस एम जी मिला था, और जब आपने अपर ब्लॉक पर अप्लाई किया तब आपको कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल एम टाइम्स ऑफ म्यू एस जी एम प्लस एम मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब फोर्स का एप्लीकेशन पॉइंट भी बदलोगे तो भी फ्रिक्शन बदल जाएगा, द वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बात कुछ समझ में आ रही है, गॉट इट। चलो फिर इसका दूसरा एक पार्ट था, आपको पता होगा क्या, इफ द अप्लाइड फोर्स इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। जल्दी से आंसर बताइए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। If this applied force is greater than this value जो आपने कैलकुलेट किया है, then what will be the acceleration of the each block? आगे बेटा, sir please repeat the last three steps. Last three step means these three, right? Okay. आपने देखा, देखो पता नहीं क्यों आपको इसको सोचना होगा ना, आपको इसको सोचना होगा, ये नहीं पिछले वाले का पैटर्न यही था तो उसी पैटर्न पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं मेरे पास कोई पैटर्न नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा मैं तो मुझे पता चला कि एक फोर्स अप्लाई किया जिससे दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, तो अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हो कुछ फोर्स अप्लाई किया तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले मैंने वो एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, और एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के बाद बिकॉज हमारी बातचीत हो रही थी फ्रिक्शन को लेकर के कि इनके बीच में फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने पहले चेक कर लिया इसका एक्सेलरेशन अलग है इसका एक्सेलरेशन अलग है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू कंसीडर फ्रिक्शन इसका मतलब उनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो अगर इनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट स्टैटिक फ्रिक्शन, पहले वो कैलकुलेट करो। तो मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, सारी इक्वेशंस देखी और पता चला कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन उनके बीच में आ रहा है वो कैपिटल एफ अपॉन एन प्लस एम है। अब कैपिटल एफ है बेटा, इसको तो आप अप्लाई कर रहे हो, कैपिटल एफ को तो आप अप्लाई कर रहे हो, तो यू कैन इंक्रीज दिस वैल्यू, आप इस एफ की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हो और तेजी से इसको पुश कर पुल कर सकते हो। तो इफ इट इज गोइंग सो इट मींस दैट there exists a maximum value of the applied force on which the both block will move together। तो वो वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए हमारे दिमाग में बात ये है कि भाई अगर ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स इनके बीच में डेवलप हो रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स must be less than or equal to the limiting value of the friction force, right? तो मैंने उसको जो हमने कैलकुलेट किया वो ये ना, और जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स आया वो म्यू एस एन आया, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लीजिए आप यहाँ पर फ्रिक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं this friction is going to be equal to mu times of n, और नॉर्मल क्या है यहाँ पर mg, mu mg। so this is the maximum value of the friction force। मैंने उससे कम या इक्वल किया तो हमें ये वैल्यू पता चली कि अप्लाइड फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, राइट। ओके हमें आंसर मिल गया बेटा, एक्सेलरेशन 1 का मिल रहा है f माइनस म्यू m म्यू g अपॉन स्मॉल m, और कैपिटल का म्यू g अपॉन कैपिटल m। ओके ठीक है,
let's see। अब बेटा क्या होगा, अब जब आप इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, किससे ज्यादा, जो यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया, जो आपने यहाँ पर कैलकुलेट किया इससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, नाउ देयर विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन दीस ब्लॉक्स एंड बोथ हैव द डिफरेंट एक्सेलरेशंस नाउ, ठीक है, बिकॉज़ बोथ हैज द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द नेट फोर्स। इसके ऊपर नेट फोर्स F माइनस फ्रिक्शन फोर्स है, इसके ऊपर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स आएगा, सो दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी चेंज्ड। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस लाइक, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, अब वहां पर आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यू हैव टू आंसर इट इन द टर्म्स ऑफ म्यू k, नॉट इन द टर्म्स ऑफ म्यू s, राइट? सो नाउ द FBD becomes, this is small m, capital F, and now the friction is kinetic friction, and this is moving with an acceleration a1. You will write down capital F minus Fk is equals to mass times of acceleration of 1. So acceleration of 1 will be given as F minus mu k mg whole upon m. This is the acceleration of the smaller block. I hope that you got it. बस यहाँ पर म्यू क्या होगा बेटा, काइनेटिक होगा ना, अब स्टैटिक नहीं होगा, अब क्या होगा, काइनेटिक होगा। Similarly, if you are going to plot the free body diagram of the second block, you will get Ft in the forward direction, capital M, and no any other force acting in the horizontal direction on that block, so you will write down, and this is moving with an acceleration a2 now, so you will write down Fk is equals to mass times of a2, so a2 will be mu k small mg upon capital M। तो आपने कैलकुलेट सही किया था बेटा, बस वहां पर म्यू क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। बाकी जिसको नहीं समझ में आया बेटा, वो अगर कोई बात, अगर कोई दिक्कत तकलीफ हो तो पूछ लो, क्योंकि फ्रिक्शन बस जाने वाला है। आज के बाद फ्रिक्शन की सेपरेट बातें नहीं होंगी, बल्कि और भी फोर्सेस इंक्लूड हो जाएंगे और इसके बाद फ्रिक्शन की बातें होंगी। सो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी, ठीक है? सो यू गॉट दिस। अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लूंगा जिसमें कई सारे केसेस एक साथ आएंगे और आपको उसको डिस्कस करके काफी सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो एक क्वेश्चन मैं आपसे लूंगा और उसका एक आध क्वेश्चन और, ज्यादा बस इतना ही है, फ्रिक्शन में ज्यादा कुछ नहीं है। जितनी कंसेप्ट में आपको पता है, अगर उस पर आपने प्रैक्टिस कर लिया, जो कि मैं आपसे करवा ही लूंगा, मुझे पता है। सर कैन यू टेक एग्जांपल विद न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द फोर्सेस? बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी हम यहाँ पर ले सकते हैं बिल्कुल, बट उसमें मजा नहीं आता। उसमें तो बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, आप कैलकुलेट करोगे और कहोगे वाह सर गुड, मेरा आंसर आ गया, मेरा भी 10 आया था, मेरा भी 15 आया था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस तरह की वैल्यूज लेकर के चलता हूं तो हर स्टेप में आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। आई विल टेक दैट आल्सो, मैं उस पर भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो न्यूमेरिकल बेस्ड ही करूंगा, अगला एग्जांपल लूंगा न्यूमेरिकल बेस्ड का, ठीक है? बट ये इस तरह से लेने का केवल एक ही मकसद होता है कि आप हर स्टेप को लिखने में थोड़ा सा टाइम लगाते हो। जब आप इसको नोट करते हो ना, तो आपको लिखना पड़ता है, और लिखने में जब आप टाइम लगाओगे, इस स्टेप पर आप ज्यादा टाइम लगाओगे, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी तब तक। इस वजह से ऐसा लेता हूँ, ठीक है? मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू पर लेता हूँ। चलो ये बात आपको समझ में आ गई? एसआईसी के इक्वेशन हमने पीछे किया हुआ था, ठीक है? चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू, चलो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन में आपको भेजूंगा तो फटाफट कर लेंगे। अगर ये चीज आपको क्लियर हो रही है ना, न्यूमेरिकल वाले आपसे फटाफट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपसे कोई स्टेप मिस नहीं होगा, ठीक है बेटा? चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल, और हमारे एग्जांपल में है दो ब्लॉक्स। There are two blocks, and now I am going to consider the friction. कंसीडर करिए लेते हैं। देखो यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है? और दो ब्लॉक्स हैं, इन दोनों ब्लॉक के मास हैं, इसका मास, अच्छा आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बोला है, तो चलो इसको 10 kg ले लेते हैं और इसको 20 kg ले लेते हैं, ठीक है? देयर आर टू ब्लॉक्स, इन दोनों ब्लॉक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन भी है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी आ सकता है अगर वो दोनों रिलेटिव मोशन होगा, बट दोनों के कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वल है बेटा, और मान लीजिए 0.3, ठीक है? 0.3। और अभी इस क्वेश्चन को मैं स्मूथ ही मान लेता हूं, जिससे कि आप अभी जितना पढ़े उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो, फिर बाद में देखते हैं, ठीक है? अब ऊपर 10 kg वाले के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया बेटा, F नॉट, दैट इज 120 मीटर, ठीक है? अपर ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स लगाया F नॉट व्हिच इज 120 मीटर, ठीक है? ध्यान से समझना और हर स्टेप पर कंसंट्रेट करना कि मैं क्या बोल रहा हूं, और कोई पॉइंट अगर आपको लगता है कि मुझे नोट करना चाहिए, नोट कर लेना। हां बेटा बोलो। सेकंड ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में
म्यू जीरो नहीं होना चाहिए। सॉरी जीरो है, जीरो स्मूथ है, मतलब मेरे कहने का मतलब है ग्राउंड। ठीक है, अभी जितना हमने पढ़ा है उसी की बेसिस पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब बेटा क्या किया, लोअर ब्लॉक पर एक और फोर्स हमने लगाया है। लोअर ब्लॉक पर मैंने एक और फोर्स लगाया बेटा, कैपिटल एफ। ठीक, अब यहां पर क्वेश्चन हमारा ये है, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, इफ कैपिटल एफ ग्रेजुअली इंक्रीज, ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो, पहले फोर्स नहीं था, फिर धीरे धीरे फोर्स आप बढ़ाते गए बढ़ाते गए। ऊपर वाले ब्लॉक पर तो 130 न्यूटन लगेगा है, नीचे वाले ब्लॉक पर बेटा पहले फोर्स नहीं था, फिर हमने फोर्स को धीरे 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 इंक्रीज किया, ग्रेजुअली इंक्रीज किया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस डिस्कस द डायरेक्शन एंड नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। जो ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन आ रहा है, उस फ्रिक्शन का नेचर कैसा है, मतलब वो स्टैटिक है या काइनेटिक है, और उसका डायरेक्शन। तो मेरे ख्याल से मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूं या आप बताने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे केसेस बनेंगे बेटा, पहले एफ जीरो है, फिर एफ को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अलग अलग थोड़ा लेंथी जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन हाँ कंसेप्ट आएंगे। चलिए ट्राई, ओके ट्राई करो बेटा। बेटा चलो मैं इसको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, देयर विल बी डिफरेंट केसेस। ठीक है, और वैसे भी आपको समझाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आज क्वेश्चन भेजूंगा और कल मैं क्लास नहीं लूंगा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन देखूंगा आपको। चलिए मैं इसको डिस्कस करता सर हूँ। सर ये वीडियो जो मैं चैनल में डाल दी है। बड़ा थोड़ा सा, क्योंकि आजकल काफी सारे काम ऑफिस लोग बढ़ गए हैं टेस्ट वगैरह के चक्कर में, बट कल मैं लीव ले रहा हूँ और कल मैं बैठ करके ये सारे काम करूंगा, सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। यस सर। ठीक है, कल मैं लीव कर आऊंगा, कल आपकी क्लास नहीं होगी, आपको असाइनमेंट भेज दूंगा और मैं बैठ करके ये सारे काम करूंगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पर बेटा बात करते हैं कि डिफरेंट केसेस में क्या कंडीशन बनेगी। अब देखो ऊपर वाले ब्लॉक पर 120 न्यूटन तो लगा ही है। ठीक, ऊपर वाले ब्लॉक पर 120 न्यूटन न्यूटन तो लगा हुआ है। केस वन की बात करते हैं,
कई सारे केस बनाएंगे हम यहाँ पे। जब हमारा F0, ठीक, केस 1 की बात कर रहा हूं बेटा, जब हमारा F0 है, मतलब द फोर्स अप्लाइड ऑन द लोअर ब्लॉक इज 0। अब केवल एक फोर्स है बेटा 120 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में कुछ है ऐसा, मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह आ रहा है। नाउ यू हैव टू डिटरमाइन वेदर दिस फ्रिक्शन इज स्टैटिक और काइनेटिक। आपको ये डिटरमाइन करना है कि ये जो फ्रिक्शन है वो बेटा वो स्टैटिक है या काइनेटिक है। नाउ देयर विल बी अ डिफरेंट अप्रोच। अभी आप बोलोगे सर इसका जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। जो मैंने आपको बताया कि भाई देखो इसका एक्सेलरेशन अलग, इसका एक्सेलरेशन अलग, तो बीच में फ्रिक्शन होगा, लेकिन मैंने ये थोड़ी ना बोला कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन ही होगा। हाँ, दोनों के एक्सेलरेशन अलग है। अगर आप फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करोगे, इस फोर्स को जीरो मानोगे, इसका एक्सेलरेशन जीरो है, इसका कुछ एक एक्सेलरेशन आ रहा है, कितना आ रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब कि इन दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ द फ्रिक्शन, मींस वेदर दैट फ्रिक्शन इज स्टैटिक और काइनेटिक। आप ये कैसे पता लगाओगे? तो उसके लिए हमारे पास क्या अप्रोच होगी, ठीक है? मतलब हम देखो, आपको ये सियोरिटी है जो हमने पहले कंसेप्ट लिखवाया था, कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होना चाहिए और बिल्कुल ऑब्वियसली होगा। बट whether that friction is going to be static or dynamic, वो फ्रिक्शन स्टैटिक हो गया डायनामिक होगा, ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखो बेटा, अब इस केस में सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, ठीक। फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स, इट विल बी गिवन एज म्यू एस इनटू स्मॉल m इनटू g। क्या मैंने सही लिखा है बेटा? जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में म्यू एस एम जी होगा क्या? इज इट करेक्ट? अरे इतना तो सीख के हो गया, इतने सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। गुड, नहीं समझ आया? स्टैटिक से काइनेटिक नहीं होगा? मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? मैंने ये थोड़ी ना बोला कि ये स्टैटिक हो गया काइनेटिक होगा। मैंने कहा जस्ट फाइंड आउट द लिमिटिंग फ्रिक्शन। पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो, और लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि वहां पर जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक होगा या नहीं होगा, क्योंकि डिपेंड करेगा आपके अप्लाइड फोर्स पर, राइट? कंसेप्ट तो वही है ना, बेसिक कंसेप्ट हमारा वही है जो हमने पढ़ा है, ठीक है? तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो यू आर गोइंग टू गेट 0.3 into 10 which will gives you 30 न्यूटन। तो हमें ये पता चल गया अकॉर्डिंग टू द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन द मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन which can exist between these two blocks is 30 न्यूटन, ठीक है? अब चलो हमारे दिमाग में बात आएगी, जैसे कि अभी तक हम लोग करते हैं कि भाई यहाँ पर फ्रिक्शन होता है और स्टैटिक होता है, तो मान लीजिए कंसीडर करेंगे बेटा। अब यहाँ पर देखना केवल एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, इसको ध्यान से समझना। कंसीडर बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करें, ऐसा कंसीडर। तो अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं, if both blocks are moving together, then what? Then acceleration of the blocks will be given as 120 upon 10 plus 20, that is 120 upon 30, that is 4 meter per second square। अगर आपने ये कंसीडर कर लिया कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं बेटा, तो आपने एक फोर्स 120 लगाया हुआ है, F तो 0 ही है, तो अनबैलेंस फोर्स 120, टोटल मास 30, कितना एक्सेलरेशन आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया बेटा, नाउ कैलकुलेट द फ्रिक्शन बिटवीन दीस टू ब्लॉक्स। तो मान लीजिए हमने कैपिटल M वाले की FBD बनाई, ठीक, कैपिटल M वाले की मतलब 20 kg वाले की FBD बना दिया हमने, ये 20 kg हो गया बेटा। अब 20 kg की FBD में हमें पता चल रहा है कि जो फ्रिक्शन आ रहा है वही इसको आगे लेकर के जा रहा है, ठीक है? और ये कितनी एक्सेलरेशन से लेके जा रहा है बेटा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन? मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, कितना आ रहा है बेटा 80 न्यूटन। अरे ये देखो क्या हो गया, अगर दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो इन दोनों ब्लॉक के बीच में कितना आना चाहिए फ्रिक्शन? 80 न्यूटन। लेकिन ये क्या है,
ये बोल रहा नहीं 30 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 80 न्यूटन कैसे हो जाएगा? इसका मतलब आपने जो कंसीडर किया वो गलत है, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव नहीं करेंगे। बोलो बात समझ में आएगी? अरे अगर आपको इससे कोई दिक्कत है तो फिर ब्लॉक कैटेगरी बना लो भाई। ये लो 10 के इस वाली का बना दिया, यहाँ पर 120 मीटर लगा, यहाँ पीछे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगा, ठीक है। आप लिखोगे 120 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू 10 into 4, 120 माइनस F इक्वल्स टू 40, फ्रिक्शन कितना आएगा बेटा 80 न्यूटन। चाहे किससे निकालो, किसी भी फ्री बॉडी डायग्राम बना करके निकालोगे, फ्रिक्शन फोर्स उनके बीच में कितना आएगा 80 न्यूटन, अगर वो दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन कैलकुलेशन तो ये बता रही है ना कि लिमिटिंग फ्रिक्शन 30 न्यूटन से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो क्या दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे? नो नहीं मूव करेंगे। बात समझ में आई? यस सर। हाँ बेटा। ये फ्रिक्शन आप आगे को दिखाइए कहाँ पर, किस पर? 20 kg। यस सर। बेटा फोर्स किस पर लग रहा है? 10 kg पर। 10 kg के पास टेंडेंसी है आगे मूव करने की, राइट? यस सर। तो अगर 10 kg के पास टेंडेंसी आगे मूव करने की है, इस पर फ्रिक्शन किधर आएगा? पीछे की तरफ आएगा 10 kg पर, ठीक यस है। सर। तो फ्रिक्शन हमेशा प्लेन में डेवलप होता है, 20 kg पर किधर आएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यस। आपका 120 तो 10 किलो को आगे ले जाने के लिए रिस्पांसिबल है, इस 20 किलो को आगे कौन ले जाएगा उसके साथ, अगर दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट इज फ्रिक्शन, राइट? तो एक बात हमें ये समझना है, अभी हमने जो भी कैलकुलेशन किया अभी हमारा आंसर नहीं आया बेटा, अभी हमने आंसर नहीं किया। अगर f 0 होगा तो क्या होगा? अभी मैंने जो कंसीडर किया वो तो गलत हो गया। अब ये गलत हो गया तो दूसरी पॉसिबिलिटी के वजह देखिए, और वो पॉसिबिलिटी क्या है? वो पॉसिबिलिटी ये है कि फ्रिक्शन क्या होगा? काइनेटिक, और अगर फ्रिक्शन काइनेटिक होगा तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा। बोलो आएगा कि नहीं? बिकॉज फ्रिक्शन कैन नॉट बी 80 न्यूटन, 80 न्यूटन नहीं हो सकता। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना होगा बेटा? 30 न्यूटन। तो अब आप इसी को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर स्टैटिक और काइनेटिक बराबर है, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप सॉल्व करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो दैट विल आल्सो बी 30 न्यूटन, क्योंकि स्टैटिक और काइनेटिक का कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो चलिए आप पता, अगर यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन अलग से दिया होता तो हम क्या करते? चलो मैं अभी यहाँ पर बना करके दिखाता हूँ। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? आप इसको स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइए, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए है, ठीक है। डिफरेंट केसेस में यहाँ पर डिस्कस करूंगा अभी, ठीक। और आई होप दैट यही एक क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट होगा, उसके बाद आपको फ्रिक्शन के क्वेश्चन जो भी मिलेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। चलो इसको कर लिया आपने? कर लिया बेटा? यस सर। यस तो सर। हमारा जो कंसीडरेशन था, ओके, हमारा जो कंसीडरेशन था वो क्या हो गया बेटा? गलत। हमारा कंसीडरेशन तो गलत हो गया, ठीक। दैट इज मतलब हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है? 30 न्यूटन। हेंस F equals to 80 न्यूटन, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई द फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक इन नेचर। तो एक आंसर हमें मिल गया। अगर F equals to 0 होगा तो फ्रिक्शन का नेचर कैसा होगा? फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक इन नेचर, ठीक। अब ये समझ लो मैं जिसके जितने केस डिस्कस करूंगा उतने ही क्वेश्चन होते बेटा, ठीक है। अच्छा ये पहले वाला आपने इतना तो नोट कर लिया होगा बेटा, बस फ्री बॉडी डायग्राम ये बना लेना, और इसको बनाने के बाद फिर नीचे ये लाइन जरूर लिखना कि एज एफ लिमिटिंग इज 30 न्यूटन, ठीक है। हेंस और एंड हियर एफ इक्वल्स टू 80 न्यूटन, नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई द फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक इन नेचर। अब फ्रिक्शन काइनेटिक हो गया बेटा, क्लियर? नोट कर लिया? डन बेटा? यस सर। अब अगर फ्रिक्शन जो है हमारा वो स्टैटिक में काइनेटिक है, तो अब क्या होगा? दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग है। तो चलिए 10 kg का डायग्राम फिर से बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये लगा यहाँ पर कितना बेटा? 120 न्यूटन। इधर पर लगा काइनेटिक फ्रिक्शन और इसका एक्सेलरेशन आया a1, क्योंकि अब दोनों क्या होंगे? डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो आप लिखोगे
120 minus mu a m g is equals to 10 into a1. So 120 minus 0.3 into 10 into 10 is equals to 10 a1. So 120 minus 30 equals to 10 a1, and now a1 will be 9 meter per second square. तो फ्रिक्शन है बेटा काइनेटिक, और उसकी वैल्यू कितनी है बेटा 30, और उसके बाद जो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का आएगा कितना आएगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो पहला केस मैंने डिस्कस किया, पहले केस का कंक्लूजन क्या आया कि अगर लोअर ब्लॉक पर कोई भी फोर्स नहीं लगा है तो 10 और 20 केजी के बीच में एक काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है जिसकी वैल्यू 30 न्यूटन है, और अपर ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। अपर ब्लॉक के एक्सेलरेशन के बाद लोअर ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे बेटा, क्योंकि अब आपने काफी कुछ सीखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20, यहाँ पर क्या आएगा FA, तो FA कितना हो गया, FA is equals to 20 into A2, और आप लिखोगे 30 is equals to 20 into A2, so acceleration of second block is 3/2 meter per second square। तो ये कहानी आपको समझ में आई फर्स्ट केस, बोलो समझ आया? समझ आया बेटा? यस यस सर। जब लोअर ब्लॉक पर फोर्स 0 था, तो अब ये देखो, ये तो मैंने यहाँ पर केस बना दिया। आपको जब कभी भी क्वेश्चन मिलेगा आप ऐसे शुरुआत करोगे कि भाई इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन तो आ रहा है, चलो पहले दोनों को एक साथ मूव करा देते हैं, एक साथ मूव करा के फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लो, और फिर देखो क्या वो लिमिटिंग वैल्यू से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो मतलब चलो ठीक है, हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन है। लेकिन अगर आपने जो लिमिटिंग वैल्यू आपके आ रही है उससे ज्यादा आ गया, मतलब दिक्कत है, वहां पर स्टैटिक नहीं क्या होना चाहिए, काइनेटिक, तो आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा काइनेटिक को मान करके। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस हाउ टू सॉल्व दिस। तो ये वाला एक बार एक्सप्लेन कर दो। कौन सा वाला? से जो आपने 10 kg के नीचे लिखा है। ये यस सर, ये नीचे वाला। ठीक है, तो अब बेटा जब हमें ये पता चल गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता, वहां पर क्या होता है फ्रिक्शन, तो मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, 10 kg 120 न्यूटन लग रहा था लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट लग रहा था, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स पर नेट फोर्स इक्वल्स टू 120 माइनस F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसका एक्सेलरेशन a1 माना था। अब यहाँ पर क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू टी लिखेंगे, अब यहाँ पर म्यू टी भी 0.3 है, 0.3 पुट किया तो हमें क्या मिला बेटा 120 माइनस 30 इक्वल्स टू 10 a1, तो a1 इक्वल्स टू 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया। आ गया ना? सिमिलरली लोअर ब्लॉक कैपिटी बनाओगे तो भी पता चल जाएगा आपको। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, अभी तक मैंने जितना कुछ सेपरेटली बताया था सब कुछ यहीं पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? नोट कर लिया बेटा, मैं इसको हटाता हूं। अब हम सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास सेकंड केस है, ठीक, तो अब हम यहाँ पर सेकंड केस क्या बना सकते हैं? हमें ये पता चला कि भाई जब ये फोर्स 0 था तब दोनों एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं, जब ये फोर्स 0 था तब ये दोनों एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं। तो जरा पता लगाते हैं कि F की, ये जो F आपने अप्लाई किया है, इस F को कितना इंक्रीज कर दिया जाए कि दोनों एक साथ मूव करने लगे। इस F को कितना इंक्रीज कर दे कि दोनों एक साथ मूव करने लगे, क्योंकि पहले जब ये F 0 था तब दोनों एक साथ मूव नहीं कर रहे थे। अब इस F को कितना इंक्रीज किया जाए कि दोनों एक साथ मूव करने लगे, तो F इंक्रीज from 0 till both block start moving together। ठीक, F को आपने तब तक इंक्रीज किया बेटा 0 से जब तक कि दोनों ब्लॉक क्या हो जाए, एक साथ मूव करना शुरू ना कर दें। ठीक, अब अगर ये एक साथ मूव करना शुरू कर दिए, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करना शुरू कर दिए, तो in that case obviously this is confirmed that the both block has same acceleration। ठीक, then आप क्या लिखोगे, then both blocks has same acceleration now, क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। और अगर दोनों के पास सेम एक्सेलरेशन आया तो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। इफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम हियर, वन विल सी, आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर 120 न्यूटन लगा हुआ है और यहाँ पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन आया हुआ है और ये आगे जा रहा है एक्सेलरेशन से, और फिर दूसरा आपको ये पता चलेगा भाई ये 10 किलो वाला था, ये 20 किलो वाला है, इस पर लग रहा है Fs
और ये भी आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। यही फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा दोनों का, अगर दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो यही डायग्राम बनेगा ना बेटा। यस सर। क्लियर? यस सर। अब देखो एक और बात आपको समझनी है। जो फर्स्ट केस में आपने डिस्कस किया, फर्स्ट केस में आपने डिस्कस किया कि बोथ वेयर मूविंग विद द डिफरेंट accelerations and there were the kinetic friction 30 न्यूटन। now what, अब मैंने इसको उस लिमिट पर लिया, उस लिमिट पर बेटा देखो, क्योंकि काइनेटिक एफ को बढ़ाते जा रहे हो तो धीरे धीरे ये स्टैटिक की तरफ बढ़ रहा, तभी दोनों एक साथ मूव करेंगे। तो यहाँ पर एक लिमिट आएगी, आप यहाँ पर एक लिमिट की बात करेंगे जिसमें जस्ट ये जो मूवमेंट था जो अलग अलग था, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन था, अब वो कन्वर्ट होने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस एफएस की मैक्सिमम वैल्यू की बात करूंगा, 30 न्यूटन की बात करूंगा। बोलो सबसे पहले यही आएगा कि नहीं आएगा? पहले दोनों अलग अलग मूव कर रहे थे बेटा, और जैसे ही दोनों एक साथ मूव करने वाले होंगे उस टाइम पर तो वहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा ना, और जब एक साथ मूव करने लग जाएंगे उसके बाद वो स्टैटिक फ्रिक्शन फिर अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता रहेगा। बट एट दैट इंस्टेंट when kinetic is going to be converted into the static friction must be the limiting value of friction, right? फील आ रहा है कि नहीं? यस सर। इस f को बढ़ाते जाओगे 0 से आपने 5 किया, 10 किया, 15 किया, 20 किया, आप बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, काइनेटिक बना हुआ है, फिर अचानक से एक ऐसी वैल्यू f की आ जाएगी जब ये काइनेटिक कन्वर्ट होने वाला होगा स्टैटिक में, तो वो जो अचानक से वैल्यू इस f की आएगी वो यहाँ पर सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन को लेकर के आएगी, और जब दोनों स्टैटिक हो जाएंगे, दोनों एक साथ मूव करना शुरू कर देंगे, फिर वो स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग हो जाएगा। दैट विल बी द केस 3। तो अब यहाँ पर मैंने 30 न्यूटन लिखा हुआ है, तो चलिए देखते हैं दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम। अगर दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो कितने फोर्स तक इनका मोशन, मतलब इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा, ये जवाब आपको मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा बेटा, देखो यहाँ पर लिखोगे आप 120 माइनस सेकंड फ्री बॉडी डायग्राम में, तो ये भूल ही गया था यार। कैपिटल एफ भी तो लग रहा है ना, कैपिटल एफ फर्स्ट केस में 0 था, यहाँ पर थोड़ी ना 0 है कि नहीं? 120 minus 30 upon 10, this is the acceleration of the first block and this is equal to the acceleration of second block also. 30 plus f upon 20, solve करिए कितना आएगा, 9 into 20 minus 30 is equals to f. बोलो क्या समझ में आया? Why will we take static? Okay बेटा देखो हमने कंडीशन क्या बनाई, सेकेंड केस मैंने क्या बनाया, सोचो इसको फील करो पहले, ठीक? क्या हो क्या है भाई, हमने ऊपर वाले ब्लॉक पर 120 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, कितना? 120 न्यूटन। अरे अभी कुछ देर पहले तो डिस्कस किया था ना यार कि दो ब्लॉक्स रखे, अपर वाले ब्लॉक पे एक फोर्स लगाया, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कितनी है जब तक वो एक साथ मूव करेंगे, वो कैलकुलेट किया, और उससे ज्यादा लगा दिया तो दोनों अलग अलग मूव करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 120 न्यूटन लगाया है, ये 120 न्यूटन उस फोर्स से ज्यादा है, इसीलिए शुरू में ही जैसे ही आपने 120 न्यूटन लगाया यहाँ पर काइनेटिक आ गया। तो एक सेकंड बेटा आ रहा हूं, आपका जवाब दे रहा हूं, ठीक है? तो क्या हुआ, 120 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया बेटा, और ये 120 न्यूटन बोल रहा है कि भाई ये दोनों के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन ही आना चाहिए, क्योंकि ये 120 जो पिछले क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट किया ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एफ सो दैट द ब्लॉक विल मूव टुगेदर, उससे ज्यादा है।
उससे ज्यादा है। वो जो आपने कैलकुलेट किया था म्यू एस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम एम प्लस एम जी, वो एक मैक्सिमम वैल्यू फोर्स की थी ना, उससे ज्यादा है ये 120 मीटर। इसलिए जैसे 120 मीटर लगाओगे दोनों अलग अलग मूव करने लगेंगे। अब बात ये आती है आपके दिमाग में, यार ये दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं, साथ में मूव करने चाहिए। तो अब आप नीचे वाला पकड़ करके खींचना शुरू कर दोगे। ऊपर 120 मीटर तो लगाइए, नीचे वाले पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही नीचे वाले आपने वही उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू किया, धीरे 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 एक सिचुएशन ऐसी रेस कर दी जब ये दोनों एक साथ मूव करना शुरू कर देंगे। वो सिचुएशन आ जाएगी ना बेटा, जब आप नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाना शुरू कर दोगे तो एक सिचुएशन आ जाएगी वहां पर जब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करना शुरू कर देंगे। और जब वो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करना शुरू कर देंगे तो अब फ्रिक्शन क्या हो गया? स्टैटिक। सो दैट्स व्हाई वी टेक स्टैटिक हियर। और स्टैटिक में भी सबसे पहले क्या होगा? लिमिटिंग, एंड आफ्टर दैट इट विल बी। अब जैसे 150 न्यूटन हो गया ना, अब 150 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे जब आप इसके ऊपर लोअर ब्लॉक पे, तब वो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करके कम ज्यादा करेगा, मतलब लिमिटिंग से कम आएगा। बट 150 न्यूटन अगर आपने लगा दिया यहाँ पर स्टैटिक, आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया 30 न्यूटन का। तो आई होप दैट समझ आया बेटा। Yes, sir. बेटा समझ आ गया? व्हाई वी टेक स्टैटिक? Yes, sir. जिसने पूछा था उसको समझ आया या अभी भी डाउट है? Why will we take static? Because जैसे जैसे आप लोअर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाते जाओगे ये काइनेटिक फ्रिक्शन धीरे धीरे स्टैटिक की तरफ शिफ्ट होता जाएगा और जैसे ही लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा, वैसे ही क्या हो जाएगा, ठीक। चलो अब दूसरा आपने ये पूछा कि सर व्हाई डिडंट वी शो फोर्स फॉर 20 kg ब्लॉक? बेटा शो तो किया है मैंने, देखो ना 20 kg ब्लॉक पर कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फ्रिक्शन और एक जो आपने अप्लाई किया, यही तो लग रहा है, और शो तो किया मैंने यहाँ, क्या नहीं शो किया है? ठीक है बेटा, तो अब आपको सेकंड केस में ये समझ में आया कि जब तक आपका ये फोर्स 0 से ज्यादा या बराबर और 150 से कम रहेगा, ठीक है, जब तक आपका अप्लाइड फोर्स 0 से ज्यादा या बराबर या 150 से कम रहेगा, ठीक है ना, तब तक the friction will be kinetic। तो ये नेचर आपको समझ में आ गया बेटा। सेकंड केस को डिस्कस करते ही आपको समझ में आया कि नीचे वाले ब्लॉक पर जब तक आपका फोर्स 0 से 150 के बीच में रहेगा तब तक इनके बीच में काइनेटिक रहेगा, और जैसे ही इसको 150 कर दोगे इनके बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। तो ये दो केसेस आपको समझ में आए बेटा? Yes, sir. क्लियर ना, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Good. Now what happens? We are going to increase the force beyond 150. अब अगर 150 से भी ज्यादा फोर्स हमने लगाया तो क्या होगा? मैं कोई भी केस छोड़ूंगा कहीं पर भी, मतलब जितने भी केसेस पॉसिबल है ना सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, अब केस 3 बताते हैं। मतलब कुल मिलाकर के फ्रिक्शन की सारी कहानी इसी एक क्वेश्चन में सिमट के रह जाएगी, और यही वो आपके स्टेप्स होंगे जिस हिसाब से आप क्वेश्चन को सोचोगे। अगर ज्यादा एडवांस लेवल का आता है तो नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन तो अब आप इतने कैपेबल हो चुके, नॉर्मल क्वेश्चन बड़े आराम से करो। ठीक, केस थर्ड की बात। अब क्या है
if the F increased beyond 150 न्यूटन, 150 न्यूटन से ज्यादा अगर हमने यहाँ पर फोर्स को बढ़ाया तो अब क्या होगा, नाउ द स्टैटिक फ्रिक्शन, now the static friction becomes self-adjusting. ठीक है, अगर F हमारा ग्रेटर देन 150 हो गया तो अब इनके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक तो खत्म हो गया, और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बेटा, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा 150 न्यूटन के कारण। एडजस्ट करने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब 150 न्यूटन था तब यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन आया कितना बेटा, 30 न्यूटन का। अब आप 150 से बढ़ाओगे तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा? नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो 30 न्यूटन है ही है, उससे कम होगा, तो ये डिक्रीज करेगा, 30 न्यूटन से डिक्रीज करते 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 कितना हो जाएगा, 0 न्यूटन। मतलब एक ऐसा फोर्स एग्जिस्ट करेगा लोअर ब्लॉक पर जब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं भाई, जब आप 0 से फोर्स बढ़ाना शुरू किए, 0 से फोर्स को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, काइनेटिक कम होता गया कम होता गया कम होता गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन पर आ गया। अब आप 150 से आगे बढ़ाओगे फोर्स तो अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, और एक सिचुएशन ऐसे आएगा, एक फोर्स ऐसा आएगा जब इन दोनों के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, मतलब फ्रिक्शन गायब हो जाएगा। तो अब हम वो पता लगाते हैं कि 150 से लेकर के कौन सी वैल्यू ऑफ फोर्स तक यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगा। ये कैसे पता लगेगा? तो ये कैसे पता लगेगा बेटा, किसी के पास आइडिया है? नहीं, देखो मैं बताता हूँ। बेटा हाँ, फ्रिक्शन तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये इसकी बात कर रहा हूँ, आपने छोटे वाले में कितना फोर्स लगा दिया जिससे कि फ्रिक्शन 0 हो जाए। तो बेटा देखो यहाँ पर क्या होगा, अब आपको ये समझ में आ गया है, ये सेल्फ एडजस्टिंग रहेगा till the friction between blocks becomes 0। तब तक ये सेल्फ एडजस्टिंग रहेगा जब तक उनके बीच का फ्रिक्शन क्या हो जाए बेटा, 0 ना हो जाए। और डायरेक्शन वही रहेगा, डायरेक्शन हमें नहीं बदलेगा, डायरेक्शन वही रहेगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन वही रहेगा। ठीक है, बस क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया, 0 तक पहुंच गया। लेकिन तब तक दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं ना, अगर आप यहाँ पर FBD बनाओ तो आप लिखोगे यहाँ पर कितना, 120 न्यूटन, ये 10 वाला FBD हो गया, और ये हो गया बेटा फ्रिक्शन, और ये 20 वाला FBD बनाओ तो ये हो गया फ्रिक्शन, और ये हो गया अप्लाइड फोर्स, 20 वाला हो गया, और दोनों एक साथ ही मूव कर रहे हैं, अभी भी दोनों एक साथ ही मूव कर रहे हैं ना। तो अगर ये दोनों अभी भी एक साथ मूव कर रहे हैं तो 120 माइनस फ्रिक्शन अपॉन 10 मस्ट बी इक्वल टू F प्लस कैपिटल F अपॉन 20। अब क्या है बेटा, फ्रिक्शन को कर देना है 0। सर व्हेन दे लूज कांटेक्ट, कांटेक्ट कहां लूज कर रहे हैं भाई, कांटेक्ट में तो है ही है। लगता है आप सारे कांसेप्ट भूलते जा रहे हो, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारे कांसेप्ट बताए थे। ये वाला केस याद रखो, ये ब्लॉक था जिसके ऊपर ये ब्लॉक था, क्या इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन आया था? क्या इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन था? नहीं था ना, तो क्या इनका कांटेक्ट खत्म हो गया? मैंने ऐसा बोला कि मैं बोल गया उसके ऊपर से, दोनों साथ में ही नीचे जा रहे थे ना, बट फ्रिक्शन नहीं था। ये वो सिचुएशन है, कांटेक्ट नहीं खत्म हो रहा है, दे आर नॉट गोइंग टू लूज कांटेक्ट, बस फ्रिक्शन रिड्यूस होते 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 0 हो जा रहा है, और फिर फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदलेगा, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये स्प्लिट कर जाएंगे, तब जाकर कहानी खत्म होगी इसकी। कुछ बात आई समझ में? क्लियर ना? तो ये पूरे केसेस हमें डिस्कस करने, देखो शायद टाइम हो गया, लेकिन आई होप दैट कि आपके पास थोड़ा 10 मिनट का टाइम और है। ठीक है, समझ लो बेटा, फ्रिक्शन आज ही हो जाएगा, जिससे कि अगली क्लास में हम लोग वो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक, तो बेटा क्या हो गया, फ्रिक्शन 0 हो गया, तो कैलकुलेट करिए कितना आ गया, 12 into 20 is equals to F, तो F is equals to आ गया कितना बेटा, 240 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि 150 न्यूटन से लेकर के
240 न्यूटन तक, 150 न्यूटन से लेकर के 240 न्यूटन तक इनके बीच में जो फ्रिक्शन था वो धीरे धीरे रिड्यूस कर रहा था, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन था। और फिर जब आपने 240 न्यूटन का फोर्स लगाया लोअर ब्लॉक पर, 240 न्यूटन का फोर्स लगाया, इनके बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन खत्म। अरे भाई खुद से देखो, अभी देखो जो बात मैंने बताई, क्या मैंने बताया कोई बात से अलग है क्या? इस वाले का एक्सेलरेशन देखो कितना आ गया 12, इस वाले का भी एक्सेलरेशन देखो कितना आ गया 12, दोनों का रिलेटिव एक्सेलरेशन खत्म, क्या फ्रिक्शन आएगा? नहीं आएगा ना। ये बातें मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसीलिए मैंने पहले छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं, तब जाकर इस क्वेश्चन को लिया है। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लेता तो आप बोर हो चुके होते अभी तक, कहते सर ये कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, मत करवाओ। लेकिन अभी आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सारे छोटे पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और देखो जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं मिलेगा आपको। जब ये फ्रिक्शन आप 150 से बढ़ाते बढ़ाते इसको 240 न्यूटन कर दोगे, इनके बीच में कहां से आएगा फ्रिक्शन? रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, जैसा इस केस में हुआ था, मैंने आपको पहले बताया। आया समझ में ना? तो अब केस थर्ड से आपको क्या कंक्लूजन मिला? केस थर्ड से आपको कंक्लूजन मिला कि जब तक आपका अप्लाइड फोर्स 150 से 240 के बीच में रहेगा, फ्रिक्शन रिड्यूस होता जाएगा, और जब आपका फोर्स कितना हो जाएगा बेटा 240, तब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? जीरो। देन राइट डाउन दैट स्टेटमेंट आल्सो। आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो कि when force will increase beyond 150 newton, the friction between the blocks will reduce and become zero when the applied force becomes 240 newton. बात समझ में आई? ठीक, मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हो, कंक्लूजन आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि जो हमारा अप्लाइड फोर्स है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 150 था और फिर लेस देन 240, देन सो यहाँ पर लिखोगे सो इफ, देन क्या हो जाएगा बेटा? फ्रिक्शन इज स्टैटिक, फ्रिक्शन कैसा है बेटा? स्टैटिक एंड डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली zero and becomes zero when F is equals to 240 न्यूटन। लेकिन इसका मतलब ये कांटेक्ट खत्म हो गया। देखो कांटेक्ट जरूरी होता है जब आप नॉर्मल रिएक्शन की बात करो, ठीक है ना? फ्रिक्शन कभी कांटेक्ट से नहीं आता है, फ्रिक्शन आता है रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी से, दोनों में डिफरेंस है। नॉर्मल आता है कांटेक्ट की वजह से, फ्रिक्शन आता है रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी की वजह से। और जब यहाँ पर रिलेटिव एक्सेलरेशन है तो फ्रिक्शन आएगा नहीं, तो क्या कांटेक्ट खत्म हो जाएगा? नहीं होगा भाई, कांटेक्ट में तो रहेंगे। तो बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. Now what will happen beyond 240 न्यूटन? अब 240 न्यूटन के बाद क्या होगा? तो अब जैसे ही फ्रिक्शन जीरो हो गया और आपने 240 से ज्यादा फोर्स लगाया, नाउ द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विल रिवर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अब यहाँ पर नीचे वाले की टेंडेंसी हो जाएगी आगे भागने की, पीछे वाले ऊपर वाले की टेंडेंसी पीछे भागने की। पहले देखो 120 न्यूटन इसके ऊपर लग रहा था, तो इसके कंपैरिजन में इसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, इसलिए आगे जाने की कोशिश कर रहा था, इसका फ्रिक्शन कितना था आगे बढ़ा था। अब जब नीचे वाले की टेंडेंसी जाएगी, नहीं बेटा तो पीछे चल, मैं तेरे से आगे जाऊंगा, तो अगर ये 20 केजी वाला आगे निकला तो अब 20 केजी वाले का फ्रिक्शन पीछे आएगा और 10 केजी का फ्रिक्शन आगे आएगा। सो जो अगला केस बनेगा केस 4। सारी बातें यही समझ में आ रही है, इसीलिए क्वेश्चन लिया था मैंने। अब मैं ऐसा करता कि अलग अलग क्वेश्चन लेता तो दिक्कत हो जाती, एक ही इसलिए समझाया था। अब अगर आपका F 240 से ज्यादा हो, 240 से ज्यादा हो, ठीक है ना? जैसे अभी मुझसे कई लोगों ने पूछा पहले कि सर फ्रिक्शन छोटे वाले पर आगे की तरफ क्यों आ रहा है, तो मैंने बोला बेटा ऊपर 120 न्यूटन का फोर्स लगा है तो ये स्ट्रेन की टेंडेंसी आगे जाने की है और इसलिए इस पर फ्रिक्शन पीछे आ रहा है तो नीचे वाले पर आगे आ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ बेटा, पासा ही पलट गया। ये 20 केजी वाला जो है ना, अब ये कह रहा है कि मैं आगे जाऊंगा, और जब 20 केजी वाला आगे जाने की कोशिश करेगा 10 केजी से पहले, तो क्या होगा? 20 केजी पर फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा और 10 केजी पर फ्रिक्शन आगे आ जाएगा। मूव करेंगे दोनों, अभी भी साथ में है, अभी भी स्टैटिक, लेकिन डायरेक्शन बदल गया फ्रिक्शन का। अब यहाँ पर देखो 130 न्यूटन इधर लग गया, स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लग गया, और यहाँ पर देखो बेटा ये स्टैटिक फ्रिक्शन, डायरेक्शन भी बदल गया फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल गया तो नाउ व्हाट, दोनों का एक्सेलरेशन निकालो, कितने एक्सेलरेशन से दोनों मूव करेंगे। अभी भी एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे?
दोनों के एक्सेलरेशन को निकालो। जब फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदलेगा और बदलते बदलते, मैं सारे केस को पर वो कर देता हूँ बेटा, 240 से आपने फोर्स ज्यादा लगाया, फिर 240 पर डायरेक्शन बदला, 0 से बढ़ना शुरू हुआ, तो एक ऐसा फोर्स आएगा 240 के बाद जहां पर ये फ्रिक्शन फिर से लिमिटिंग वैल्यू को एक्वायर करेगा। बोलो, मतलब 30 से हुआ 0 और 0 से उसका डायरेक्शन बदल गया और फिर वापस हो गया 30। यही सिचुएशन बनेगी ना। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई हो। 240 से अगर आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा? समझ आ रहा है कि नहीं? तो मैं सीधे मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको निकाल लेता हूं कि 240 से कितना और फोर्स हम ज्यादा लगा देंगे जिससे कि फिर से लिमिटिंग वैल्यू को एक्वायर कर ले। अभी भी याद रखिए स्टैटिक वाला है, लिमिटिंग वैल्यू वाला है। तो इसका एक्सेलरेशन देखते हैं बेटा, अगेन बिकॉज दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। 120 प्लस 30, ये 10 वाला था, ये 20 वाला था, अपॉन 10 इज इक्वल्स टू कैपिटल F माइनस F अपॉन 20। तो ये आ गया कितना बेटा, 15 into 20 इज इक्वल्स टू कैपिटल F माइनस 30, 300 इज इक्वल्स टू F माइनस 30 और F इज इक्वल्स टू 330। तो अब क्या हुआ बेटा, 240 से 330 न्यूटन तक, 240 से 330 न्यूटन तक फ्रिक्शन फिर से इंक्रीज कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और जैसे ही 330 न्यूटन लगेगा फ्रिक्शन फिर अपनी लिमिटिंग वैल्यू को एक्वायर कर लेगा। ठीक, बोलो बात समझ में आई? थोड़ा सा लेंदी हो गया, थोड़ा सा आपका माइंड थक भी गया, मुझे पता है, बट स्टिल आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और बस ये क्वेश्चन हो ही गया, इसके बाद अब कुछ नहीं बचा। बोलो यहां तक आपको समझ आ गया? गॉट इट बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक, नो सर। 240 से 330 के बीच में फ्रिक्शन अभी भी स्टैटिक है, बस डायरेक्शन बदल गया है और कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, एंड इट बिकम्स इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन एट द फोर्स 330 न्यूटन। ठीक, इतना लिख लो। एंड आफ्टर दैट 330 न्यूटन से ज्यादा फोर्स आप लगाओगे, सर प्लीज रिपीट दिस केस। बेटा देखो, 240 पर 0 हो जाता, 240 से ज्यादा फ्रिक्शन लगाओगे तो अब नीचे वाले की टेंडेंसी आगे बढ़ने की हो जाएगी ऊपर वाले के कंपैरिजन में, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा। और जब फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा तो अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदलेगा और वो 0 से फिर बढ़ना शुरू करेगा, धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो तब तक इंक्रीज करता रहेगा जब तक वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू को एक्वायर नहीं कर लेता। तब तक दोनों ब्लॉक साथ में ही जाते रहेंगे, ब्लॉक दोनों साथ में ही चल रहे हैं, बस उनके बीच का जो फ्रिक्शन है, पहले फ्रिक्शन ऐसा था, पलट करके ऐसा हो गया, बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल रहा है। बस पहले इस डायरेक्शन में मैक्सिमम था, फिर वो पलट करके मिनिमम हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ। ठीक है, तो वही अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ करके फिर से 30 होना है, लेकिन चलना साथ में ही है। तो इसलिए मान लीजिए इसके ऊपर फ्रिक्शन उधर आ गया, इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर आ गया, 120 प्लस 30 अपॉन 10 कर दिया, क्या आ गया, इज इक्वल्स टू F माइनस Fx अपॉन 20 कर दिया, दोनों एक्सेलरेशन को बराबर किया, पता चला 330 न्यूटन तक जाएगा, 240 से 330 न्यूटन तक जाएगा। ठीक, समझ आ गया बेटा? एंड बियॉन्ड 330 यू विल से दैट ये ब्लॉक तो भग गया, ये नीचे गिर जाएगा, मतलब स्लिप कर जाएगा, क्योंकि फिर उसका एक्सेलरेशन नीचे वाले का बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद स्लिपिंग हो जाएगा। तो ये थी पूरी कहानी बेटा फ्रिक्शन की, और यही होता है फ्रिक्शन के दो ब्लॉक के बीच में जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द प्योर फ्रिक्शन। प्योर फ्रिक्शन से क्वेश्चन था बेटा, बिल्कुल फ्रिक्शन से रिलेटेड, अदर कोई फोर्सेस यहां पर इंक्लूड नहीं थे। ठीक, चलिए, तो आपको सारी बातें समझ में आ गई। मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक, और वो असाइनमेंट आप कल बैठ करके सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, सर। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। चलो बेटा, इसका ग्राफ मैं आपको फिर अगली क्लास में डिस्कस करके बताता हूँ, तो आधे लोग चले गए, यस सर। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।